चलिए तो बच्चा लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर। बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की। यार बिल्कुल सिंपल चैप्टर है बट मोस्टली बच्चे कहते हैं सर हार्ड है। हार्ड इसलिए क्योंकि लास्ट के चैप्टर पर आप लोग फोकस कम करते हो। चलो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा। आओ सबसे पहले समझें कि आखिर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमारे देश की बाकी सभी देशों के साथ जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी मनी टर्म्स में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन सबका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहां होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्या कहा बच्चा मैंने? हमारे देश की बाकी सभी देशों के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, लोन दे रहे हो, बोरिंग्स कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है उन सबका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, सुनो सबसे पहली चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट तो समझ गए ना बच्चा, इसे हम लोग अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक, तो एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। किस चीज का है? क्या क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मनी टर्म्स में तो सारी की सारी मॉनेटरी या फिर सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, किसके साथ हो बच्चा ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस हो हमारे देश की विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, तो बच्चा लोग बेसिकली मीनिंग क्लियर हो गई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट व्हिच शोज ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ आवर कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यार पक्का पक्का मीनिंग या डेफिनेशन तो आपको याद हो गई होगी। एग्जाम्पल याद हो गए? क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, लोन्स हुआ, बोरोइंग्स हुई, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हुई, गिफ्ट हुई, ग्रांट हुई, डोनेशंस हुई, जो भी मनी टर्म्स में ट्रांजैक्शंस हो रही है हमारे देश की बाकी दूसरे देशों के साथ में किस में रिकॉर्ड होंगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक, अब आप कहते हो कि सर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं, है ना? मेन सवाल तो यही है ना कि सर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं, कितने प्रकार की ट्रांजैक्शंस आती हैं। तो बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स। ठीक है, सुनो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट में बच्चा? 3 पार्ट में। सुनो एक एक से। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है करंट। कौन सा बच्चा? करंट अकाउंट। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक, एक एक से समझो, पहले तीनों को कम से कम मीनिंग समझ लो। देखो करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कि वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करती। वो सारी ट्रांजैक्शंस जो एसेट्स और लायबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करती किस में आती हैं? करंट अकाउंट में। अब बच्चा क्या आप लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज याद है? एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स मींस जिनसे भैया भविष्य में फायदा होता है, बिल्डिंग बना दी, मशीन बना दी, जिनसे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, एसेट्स। लायबिलिटीज उधारी जो फ्यूचर में पे करनी पड़ती हैं, उधारी, लायबिलिटीज, बोरिंग्स, है ना? तो एसेट्स और लायबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करती जो ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड होती हैं? करंट अकाउंट में। ठीक है, यहां मैं यार एक चीज लिख दूं ना तो आपको मजा आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं आपको अच्छे से रेड कलर से लिख देता हूं नो फ्यूचर क्लेम्स। अब तो याद रहेगा कि भैया कोई भी फ्यूचर क्लेम्स नहीं होंगे, भविष्य में ना कोई फायदा मिलेगा ना भविष्य में कुछ पे करना होगा। क्या कहलाएंगे? करंट अकाउंट। अभी एक एक से डिटेल में पढ़ाऊंगा बट शॉर्ट में समझ लो। ठीक है, सेकंड कौन सा था बच्चा? सेकंड था आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो कि इंपैक्ट करती हैं किस पे? एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस जो कि एसेट्स और लायबिलिटीज को इंपैक्ट करती हैं किस में आएंगी? आपकी कैपिटल अकाउंट। और यहां कह सकते हैं कि भैया इसमें फ्यूचर क्लेम्स होते हैं, इसमें फ्यूचर क्लेम्स होते ही हैं। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट
जो रिजर्व वर्ड है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो अकाउंट होता है जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, सो बेसिकली ये छोटा सा ये आसान सा कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट आज की क्लास के हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर इतनी बात समझ आ गई तो स्टार्ट करें करंट अकाउंट को। देख लो एक बार, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट भी ले लो, बट हाँ यार पढ़ना सभी लोग ध्यान से जरा। ठीक है, चलो आ जाओ जरा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, करंट अकाउंट की। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले जरा स्टार्ट कर लें हम लोग करंट अकाउंट। ठीक है, अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। अकाउंट तो समझ गए कौन सा है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करेगा, कोई भी फ्यूचर क्लेम्स नहीं होंगे। आएगा क्या, बेसिकली यार सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें हैं। कितनी बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें हैं। कौन कौन सी हैं, लिख भी लो समझ भी लो। सबसे पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। भैया गुड्स को एक्सपोर्ट करो इंपोर्ट करो, कोई फ्यूचर क्लेम्स नहीं होते। ठीक है, दूसरी चीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या बच्चा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये कौन सा है, करंट अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है बच्चा। अब आप सोच भी सकते हो कि भैया ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो कोई ना एसेट्स इंक्रीज होती है ना एसेट्स डिक्रीज होती है, ना लायबिलिटी इंक्रीज होती है ना ही लायबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब सुनो और काम की बात सुन लो। जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इसी को बच्चा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल। क्या बोलते हैं इसी को, बैलेंस ऑफ विजिबल। विजिबल मींस जो चीज दिखाई देता है। ठीक है, जबकि इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, जो चीज दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो क्या बच्चा सर्विसेज नजर आती हैं, डॉक्टर ने सर्विस दी, लॉयर ने सर्विस दी, इंजीनियर ने सर्विस दी, इसलिए इसे इनविजिबल बोलते हैं। ठीक है, चलो और भी नाम है वो भी सुन लो, वो भी याद रखोगे आप लोग। इसी को और बोलते हैं बैलेंस ऑफ मर्केंडाइज। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ मर्केंडाइज। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये सारे नाम जो है इसके जरूर ध्यान रखोगे। क्या बोलते हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये था गुड्स। गुड्स में कुछ खास नहीं है, बट बच्चा लोग थोड़ा सा सर्विसेज पर आएंगे हम लोग। ठीक है, सर्विसेज को जरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखो सो नेक्स्ट पेज पर आओ, यहां समझो कि किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, सर्विसेज की। देखो अब जो सर्विसेज हैं बच्चा वो तीन प्रकार की होती है। ठीक है, सर्विसेज कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। सबसे पहला फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर इनकम, दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज या फिर नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है, या एक्सपेंसेस बोल सकते हो, और तीसरा होता है करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर। ठीक है, समझो एक एक को समझो। सबसे पहला बच्चा क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहला बताया फैक्टर, फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर सर्विसेज। याद है, फैक्टर या फिर अकेला यहां पर इनकम्स भी लिखाओ तो भी उसे फैक्टर इनकम मानते हैं बच्चा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, लैंड के ऊपर क्या रिसीव होता था, लैंड के ऊपर क्या रिसीव होता था, रेंट। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, और भैया लेबर को क्या देते थे, वेजेस। ठीक है, ये बात समझ गए। आप कह रहे हो सर आपने अलग अलग क्यों लिख दिए। देखो बच्चा अलग अलग मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि, सुनो, अलग अलग इसलिए लिख दिए क्योंकि जो फैक्टर इनकम है ना, फैक्टर सर्विसेज है ना, उसे दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस को ही क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज को किस रूप में कंपनसेट किया गया। ठीक है, ये बात तो पहले दूसरे चैप्टर में भी आप पढ़े हो। दूसरी चीज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। ये भी याद रखोगे बच्चा लोग, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम। याद रहेगी ना, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, क्योंकि भैया रेंट बोले तो जमीन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। इंटरेस्ट, कैपिटल, पूंजी लगाओ पहले, क्या है, इन्वेस्टमेंट है। एंटरप्रेन्योर, मालिक, मालिक करते ही क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्हें बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम, इसे बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये है क्या, फैक्टर सर्विसेज, या इसी को हम फैक्टर इनकम्स भी, ठीक है, इसी को हम लोग इनकम्स भी।
अकेला इनकम लिखा हो ना तो भी फैक्टर इनकम होता है, ठीक है। दूसरा आओ नॉन फैक्टर सर्विसेज या नॉन फैक्टर इनकम पर। बच्चा कुछ एग्जांपल दे सकते हो नॉन फैक्टर के? सर जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करते, कौन कौन से आते हैं? शिपिंग आएगा, बैंकिंग आएगा, इंश्योरेंस आएगा, ठीक है। और एग्जांपल दे दूं क्या भैया? ट्रांसपोर्टेशन आएगा। तो ये सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, नॉन फैक्टर सर्विसेज के। तीसरा है करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर को ही बच्चा हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब आप समझ सकते हो यूनिलेटरल। यूनिलेटरल बोले तो भैया एक तरफा, जिससे बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। एक तरफा ट्रांजेक्शंस कौन कौन सी होती हैं? याद करो बच्चा, गिफ्ट होते हैं, ग्रांट्स होते हैं और आपकी डोनेशंस भी एक तरफा होती हैं, जिनसे हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता। समझ गए? सो बच्चा ये है आपका कंप्लीटली पहला अकाउंट जो कि है आपका करंट अकाउंट। देख लो, अच्छे से देख लो। और देखो यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से। तो करंट अकाउंट के दो पार्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसे और क्या क्या बोलते हैं? इसे और क्या बोलते हैं? सर्विसेज के। ध्यान रखोगे, सर्विसेज के, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कितने टाइप की होती है? सर्विस होती है 3 टाइप की, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज, करंट ट्रांसफर। बिल्कुल डिटेल में समझा है, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लो यार, बट जो भी करोगे थोड़ा सा जल्दी करोगे, ठीक है। जो भी करोगे थोड़ा सा जल्दी करोगे, क्योंकि अब हम लोग आ जाएं जरा नेक्स्ट अकाउंट पर। नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। चलो भाई आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट बताया था भैया? कैपिटल अकाउंट। याद है क्या? कैपिटल अकाउंट कौन सा बताया था? याद तो होगा बच्चों को, वो अकाउंट जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इंपैक्ट करता है, वो आपका कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली यार अगर मेन कंपोनेंट की बात करें, ध्यान सुनना मैंने क्या कहा। मैंने कहा मेन कंपोनेंट की बात करें तो सिर्फ 2 ही होते हैं। मेन कंपोनेंट सिर्फ 2 होते हैं। एक होता है बोरोइंग्स, यानी कि उधार लेना, और दूसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को यही पास में बनाते हैं क्योंकि और भी कंपोनेंट्स है ना, ठीक है। मेन आपके 2 होते हैं, दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट, ठीक। बाकी 3 और भी हैं, तो बाकी तीनों को हम बनाएंगे यहां पर। चलो 1, 2 और आपका 3 लिख भी लो। तो तीसरा होता है एनआरआई डिपॉजिट्स। एक एक से समझाता हूं आपको, पहले बनाते हुए चलो। एनआरआई डिपॉजिट, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की जो भी डिपॉजिट्स हैं वो। इसके बाद है बैंकिंग कैपिटल, भैया बैंक्स के पास जो पैसा जमा है वो। तो बैंकिंग, हाँ बैंकिंग कैपिटल। और एक और आपके पास तीसरा है, पहले लिख देता हूं। बैंकिंग कैपिटल, एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, आप समझ लो, पहले इन सबको समझ लो, उसके बाद आता हूं, ठीक है। इनके सब पार्ट्स भी बताता हूं। दूसरा, तीसरा, चौथा और आपका 5वां। पहले ये 5 समझो। सबसे पहले बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मींस उधार। भैया लोन लेना, लोन लोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी यार हमारे देश की, कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, भैया हमारे देश ने या हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट किया, तो अगेन यार इन्वेस्टमेंट एसेट बढ़ती है हमारी, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट, एनआरआई बोले तो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो विदेशी है हमारे देश में अपना पैसा जमा कर रखा है वो। बैंकिंग कैपिटल, भैया जो बैंक्स के पास पैसा जमा है दूसरे देशों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। एनआरआई डिपॉजिट को छोड़ के बाकी अदर जो बैंक्स के पास कैपिटल डिपॉजिट है वो। और तीसरा है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, यानी कि जो भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते टाइम वहां पर अगर हम लोग क्रेडिट उधार में ट्रांसफर करते हैं तो उधारी तो भैया लायबिलिटी बढ़ाती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है, व्यापार में अगर हम लोगों ने उधारी की है तो वो भी किसका पार्ट होगा? कैपिटल अकाउंट का। क्यों होगा? क्योंकि भैया लायबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली 5 कंपोनेंट है, पांचों बिल्कुल आसान है, बट यार इसके कुछ सब पार्ट्स भी हैं। सब पार्ट किस किस के हैं वो सुनो। सबसे पहले बोरोइंग। बोरोइंग्स आपकी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। कॉमर्शियल यानी कि भैया व्यापारिक तौर पे, ठीक है, कॉमर्शियल बोरोइंग। अभी देखो एक एक से समझाता हूं। और दूसरी है
एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब समझते हो भैया? असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता। देखो समझ लो, सबसे पहला एक्सटर्नल कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब भैया बिजनेस कर रहे हैं तो किसी बैंक से उधार ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लिया, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली हाई पे करना पड़ता है, वो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स। ठीक है। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब सहायता, भैया दोस्त यारों से गिफ्ट ले लिया हेल्प के तौर पे, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो नहीं होता या होता भी है तो बहुत कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो कहलाता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है। सो बोरिंग्स बेसिकली टू टाइप्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है। ऐसे ही बच्चा इन्वेस्टमेंट पर आओ, ठीक, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पर आओ तो यही बना देते हैं यार ऊपर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा अगेन दो टाइप का होता है, एक होता है एफडीआई, ठीक है, दूसरा होता है एफआईआई। ठीक, लिख भी देता हूं यार, आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो। एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सुनो, अच्छा फुल फॉर्म तो याद हो गए, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सुनो, सबसे पहले एफडीआई। देखो यार, जब दूसरे देश की कंपनी या दूसरे देश के लोग हमारे देश की पूरी कंपनी खरीद लें, हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें, जैसे वॉलमार्ट स्टोर्स इन इंडिया, भैया पूरा विदेशी है, क्या होगा? एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्होंने डायरेक्टली हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक, लेकिन दूसरा है एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारे देश की कंपनीज के शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज एफआईआई। अंतर समझ रहे हो? पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली यार, वॉलमार्ट इन इंडिया कौन सी है? विदेशी है, दैट इज एफडीआई। ठीक, लेकिन हमारे देश के जब शेयर्स में, डिवेंचर्स में, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया गया है, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसे बच्चा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को ही इसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। पोर्टफोलियो क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक, अभी याद रहेगा क्या? देख लो भैया, ये है आपका पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट। देख लो, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कुछ भी आपको अगर पूछना है तो बच्चा लोग आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, जल्दी से देखो, बट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक, इसके अलावा बाकी बचा है एक सिर्फ तीसरा अकाउंट। ठीक, अच्छा, तीसरे अकाउंट से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ओवरऑल बैलेंस क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल बैलेंस क्या होगा, ओवरऑल का मतलब भैया पूरा बैलेंस, तो पूरा बैलेंस बोले तो भैया करंट अकाउंट का बैलेंस देख लो, प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देख लो, प्लस अगर गलती से कोई एरर्स एंड ओमिशंस हुई हैं तो वो भी देखो, तो वो क्या कहलाता है? आपका एरर्स, आपका कहलाता है ओवरऑल बैलेंस। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ओवरऑल बैलेंस आपका ये कहलाता है। ओवरऑल बैलेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ओवरऑल बैलेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो ये आपका ओवरऑल बैलेंस। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझ लो जरा। ठीक, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास जगह खाली है, चलो इसी को हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम रफ कर लेते हैं। अभी समझो एक तीसरा अकाउंट जो कि था आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है मेरे को। ठीक है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, RESERVE। ठीक, सो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो अकाउंट होता है जिसमें ओवरऑल सारा का सारा बैलेंस रिफ्लेक्ट किया जाता है, यानी कि जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिफ्लेक्ट किया जाए, वो क्या कहलाता है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। यहां पर मेरे को एक छोटी सी बात आपको समझानी है। देखो, कभी कभी क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है ना, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये आपका पार्ट होता है, पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कभी कभी इसे यार कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। किसमें शो करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिर्फ दो ही पार्ट हो जाते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। मैंने क्या कहा? कभी कभी। अच्छा, कभी कभी कब आता है? कभी कभी तब आता है जबकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाना। इसमें
आप चाहते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे, तो क्या करते हो, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में लिखते हो, है ना। होगा क्या उससे, वो बात सुन। अगर बाई चांस ओवरऑल बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एरर्स एंड ओमिशंस को मिला के अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव आएगा, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैसे शो करोगे, निगेटिव। पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो कर दो, बैलेंस इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कहां लिखो, कैपिटल अकाउंट में लिखो। कैसे, पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिख दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशंस इक्वल टू 0, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में तभी लिखते हैं जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें इक्विलिब्रियम में लाना हो। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव रिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होगा। बात समझ गए? अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। आओ जाओ। सो अब देखो, सारी की सारी बातें मैंने आपके लिए नोट्स के तौर पे दे रखी हैं, आप चाहो तो आराम से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी बच्चा लोग, फिलहाल यार आज की क्लास शायद थोड़ी सी लेंदी हो गई होगी। बिल्कुल बच्चा, 21 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीडीएफ को कर लेता हूं सेव, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बाकी बच्चा लोग, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।